Assalamualaikum. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ एंड एल्डोस्टेरॉन। हम पढ़ रहे थे एडरेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, जिनमें हमने जनरल डिस्कस कर लिया था, स्टिमुलाई एंड सिंथेसिस डिस्कस कर लिया था। अब हम स्पेसिफिकल आते हैं एल्डोस्टेरॉन के फंक्शंस पे। एल्डोस्टेरॉन की हमने सिंथेसिस डिस्कस कर ली है, ठीक है, प्रोड्यूस हो गया है। तो अब फंक्शन हमारे पास कहाँ करेगा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन हमारे पास जो हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा है उसका पार्ट है और मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो भी हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, यानी मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मेजर जो है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन के अगर हम सबसे जो एक फ़्लो चार्ट देख लेते हैं फंक्शंस की आउटलाइन से पहले, कि अगर हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होते तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर हमारी बॉडी में नहीं है तो जो मेजर आयंस हैं, 2 आयंस हमारे पास, सोडियम एंड पोटाशियम, तो हमारी बॉडी में पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी और सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, ठीक है। जब इसकी रिटेंशन, सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी तो इसके साथ हमारे पास एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड है उसका लास्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम से कम होता जाएगा, ठीक है। जब ये कम से कम हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, एट द एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एट द एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो सेल्स की यानी कार्डियक जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और एट द एंड हमारे पास जो सेल यानी डेथ हो सकती है बॉडी की, क्योंकि ये फेटल है, ठीक है। कुछ ही डेज में डेथ हो सकती है until the aldosterone therapy is given or other mineralocorticoids therapy is giving some synthetics like 9-fluoro जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास सिंथेटिक होता है, तो उसकी थेरेपी दी जा सकती है, ठीक है। अब हम फंक्शंस को ज़रा देख लेते हैं कि फंक्शंस कैसे करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्डोस्टेरॉन का। यहाँ हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले हम फंक्शन की आउटलाइन देखते हैं कि इंक्रीजेस द रीनल ट्यूब्यूल यानी रीनल ट्यूब्यूल सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और द अदर फंक्शन इज़ पोटाशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पोटाशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको मेंटेन रखता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेनेंस यानी उसको मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ ये डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट है कि एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या है, ठीक है। बल्कि उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसका जो है नो इफेक्ट है, यानी नो इफेक्ट और सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। सोडियम आयन कंसंट्रेशन पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और दूसरी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि ये उसका नो इफेक्ट है सोडियम की कंसंट्रेशन, यानी एल्डोस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो जाए तो सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में एज सच इंक्रीज़ नहीं होती, यानी रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये करते हैं कि जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एस्केप है वो क्या है, एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास हाइपरक्लीमिया है उसकी वजह से या हाइपोक्लीमिया में मसल वीकनेस होगी और जो हमारे पास हाइपरक्लीमिया है उसमें हमारे पास कार्डियक एरिथमियास और कार्डियक वीकनेस यानी कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो वो होता है यानी रीनल ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिक्रीशन कैसे होती है, यानी अगर हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एक्सेस में है तो पोटाशियम एक्सक्रीशन के साथ साथ हाइड्रोजन एक्सक्रीशन भी होती है और अल्कलोसिस काज करता है। और एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड हमारे पास जो गट की एपिथेलियम है वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो ये हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल होती है, अगर सपोज़ हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर रफ सी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारे पास क्या है, बोमेंस कैप्सूल होगा और ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है और ये हमारे पास क्या है कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये हमारे पास लूप ऑफ हैनल, दिस इज़ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दिस इज़ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है।
इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ होते हैं, एल्डोस्टेरॉन के इफ़ेक्ट्स कहाँ होंगे कि ये लेट हमारे पास डिस्टल कन्वर्टिबल प्लस कलेक्टिंग डक्ट, यानी दिस इज़ द पोर्शन वेयर एल्डोस्टेरॉन अकर एंड वेयर इट रीअब्सॉर्ब द सोडियम एज वेल एज द वाटर। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर हम बाद में मैकेनिज्म में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आप ये याद रखते हैं कि यहाँ जो ब्लड वेसल्स साथ आई होती हैं, सॉरी, यहाँ जो ब्लड वेसल्स होंगी तो यहाँ ये क्या करता है कि इस गट से यहाँ नीचे यूरिन बन रहा है ना, तो ये यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन कम करेगा और एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। और एल्डोस्टेरॉन जब हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है तो वाटर ऑलवेज फॉलोज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, यानी वाटर भी फॉलो करता है एल्डोस्टेरॉन को। ठीक है, ये तो ब्लड में ये एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है कि जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम होता है या ब्लड प्रेशर कम होता है या सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम पड़ गई है तो एल्डोस्टेरॉन तब रिलीज़ होता है और इसका एट द एंड क्या फंक्शन होता है कि सोडियम की हमारे पास रिटेंशन करवाता है, वाटर की रिटेंशन करवाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज की तरफ लेके जाता है, यानी नॉर्मल की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और एट द एंड सोडियम की एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करते हैं ना, तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी करवाएगा। ठीक है, यानी सोडियम की रिटेंशन और उसके बदले में पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो हमारी बॉडी में इसके लिए एक स्टिमुलाई हमने देखी थी कि पोटाशियम इंक्रीज़ होना इसके लिए स्टिमुलाई थी, तो इस वजह से ये इसका इफेक्ट क्या होगा, पोटाशियम को डिक्रीज़ की तरफ होगा, यानी कि यूरिन में पोटाशियम की कंसंट्रेशन इन्हांस करता है। ठीक है, ये हम कह देंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसी से के बाद दूसरा फंक्शन भी इसी से रिलेटेड है कि यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर को। तो ऑब्वियसली जब ये हमारे पास सोडियम की रिटेंशन करवाता है, वाटर भी सोडियम को फॉलो करता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रखता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को रिकवर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो एल्डोस्टेरॉन है इसकी कंसंट्रेशन हाई भी हो जाए तो ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोडियम कंसंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट नहीं पड़ता। कि अगर हम ये देखें कि कोई हमारे पास एक सोल्यूशन है, सपोज़ सोल्यूशन है, तो उसमें हमारे पास सोल्यूट था और ये हमारे पास सॉल्वेंट था। ठीक है, तो ये उसकी कंसंट्रेशन थी, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन थी। अगर हम इस सोल्यूट में तो सिर्फ हम सोडियम डाल देते हैं तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि सोल्यूट की अमाउंट किसी हाथ सॉल्वेंट में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, सिर्फ हम सोडियम डाल देते हैं सपोज़, यानी साल्ट डाल देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम इतना ही यानी सोडियम डालते हैं और उसके मुताबिक हम क्या डालते हैं कि साथ वाटर भी डाल देते हैं तो क्या कंसंट्रेशन बराबर रहेगी? नहीं रहेगी ना, कि यानी कि सोडियम के साथ साथ हमने वाटर भी डाला है। तो यही एग्ज़ाम्पल यही है कि अगर हमारी बॉडी में वो सोडियम को कंजर्व करवाता है ब्लड में, तो वाटर ऑलवेज फॉलो सोडियम, यानी सोडियम के मुताबिक उतना ही वाटर भी उसको फॉलो करता है। और अगर यहाँ से वाटर ना भी फॉलो करे तो सोडियम की कंसंट्रेशन अगर थोड़ी सी भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होती है तो वो थर्स्ट मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करती है और सोडियम के मुताबिक हम वाटर भी इंटेक कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास कंसंट्रेशंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो सोडियम की टोटल अमाउंट ज़रूर इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन उसके साथ वाटर भी इंक्रीज़ करवा देता है तो सोडियम की कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारे पास अगर सोडियम इंक्रीज़ हो जाता है तो दूसरा काम ये क्या करता है कि ये एडीएच की प्रोडक्शन करवाता है। सोडियम जब भी हमारे पास एडीएच के लिए सबसे बेस्ट स्टिमुलाई क्या होती है, हमारे पास ऑस्मोलैरिटी का इंक्रीज़ होना, और जब सोडियम इंक्रीज़ होता है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एडीएच क्या करता है, एडीएच भी हमारे पास H2O की रिटेंशन करवाता है। तो ये कितने सारे मेथड्स हैं कि ये हमारे पास सोडियम को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि सोडियम इंक्रीज़ होता है तो साथ वाटर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन पे सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास के कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम आते हैं कि एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या है, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरॉन इज़ द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलाई फॉर द बॉडी फॉर द रिटेंशन ऑफ द साल्ट, यानी मोस्ट पोटेंट होने के बावजूद भी उसका एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास 1 to 2 डेज़ तक इसका इफेक्ट होता है। यानी जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस की वजह से जो हमारे पास वाटर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, 15% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन एक्सेस,
तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास 15 to 25% हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। 15 to 25 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इसका इफेक्ट अब हमारे पास क्या होगा, 1 to 2 डेज़ तक तो चलो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने पे जो किडनी का रिस्पॉन्स होता है अब वो आकर होगा। तो अब ब्लड प्रेशर जब इतना इंक्रीज़ हो जाता है तो किडनी का क्या रिस्पॉन्स आता है कि किडनी हमारे पास 2 प्रोसेस करती है जिन्हें हम कहते हैं प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नेट्रीयूरेसिस। प्रेशर नेट्रीयूरेसिस, व्हाट आर दिस प्रोसेस? increase in the excretion of the water due to the high blood pressure is called pressure diuresis, and increase in the secretion of the sodium due to the high blood pressure is called the pressure natriuresis. natri mean natrium से लिया हुआ है, natrium is sodium, ठीक है। यानी pressure natriuresis mean increase in the sodium excretion due to the blood pressure, high blood pressure, and pressure diuresis is the increase in the water excretion, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 to 2 डेज़। आल्दो के अब एल्डोस्टेरॉन हमारे पास उतनी ही एक्सेस कंसंट्रेशन में है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। यानी अब किडनी अपना एक्सक्रीशन करवाएगी, यानी वो एल्डोस्टेरॉन की जो रिटेंशन वाला काम था वो अब नहीं है, क्योंकि उसने जितनी रिटेंशन करवानी थी उसने इतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है। अब वो और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ तो क्या, उसको रिटेन भी नहीं रखता। तो अब क्या होगा कि टोटली सोडियम प्लस वाटर की रिटेंशन होगी आल्दो एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंट। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि एल्डोस्टेरॉन एस्केप, यानी एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंट होने के बावजूद हमारे पास जो रिटेंशन होती है वो नहीं होती, बल्कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका इफेक्ट होता है। यानी उसका इफेक्ट क्या होगा कि प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नेट्रीयूरेसिस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एस्केप। तो अब हम दूसरा इफेक्ट अगर देखें तो वो हमारे पास क्या होगा कि हाइपोक्लीमिया। और हाइपोक्लीमिया का क्या इफेक्ट होगा, अगर हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एक्सेस है, ठीक है, एल्डो हमारे पास एक्सेस में है, तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, यानी पोटाशियम एक्सक्रीशन करवाता है। तो पोटाशियम हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, पोटाशियम कम होगा तो हमारे पास हाइपोक्लीमिया होगा। हाइपोक्लीमिया के क्या इफेक्ट्स होते हैं, हाइपोक्लीमिया से मसल वीकनेस होती है, ठीक है। मसल वीकनेस क्यों होती है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे पास 4.5 अबाउट होती है, ठीक है। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम होती है वो हमारे पास नर्व्स, न्यूरो यानी मस्कुलर जो नर्व्स का जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन रखती है। तो जब हमारे पास जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो मसल वीकनेस की तरफ आएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास हाइपर की तरफ जाएंगे, जब भी हमारे पास हाइपर क्लीमिया होता है तो इसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, यानी हार्ट की जो मस्कुलर एक्टिविटी होगी वो वीकन हो जाएगी। हार्ट में एरिथमियाज होंगे, यानी हार्ट का रिदम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और हार्ट के दूसरे प्रॉब्लम काज करेगा हाइपरक्लीमिया, ठीक है। अब हम लास्ट पे जो इफेक्ट है हमारे पास किडनी से हट के जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास सोडियम, यानी किडनी से तो सोडियम रिटेंशन करवाता ही करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन उसके अलावा कहाँ करवाएगा। तो उसके अलावा हम याद रखते हैं कि जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, और हमारे पास जो जीआईटी की जो एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियम। तो यहाँ से भी वो यही चाहेगा कि चूँकि एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस ही तब होता है जब सोडियम कम है, तो यहाँ यानी इन जगहों से भी ये क्या करेगा कि सोडियम की रिटेंशन कराएगा और पोटाशियम की एक्सक्रीशन कराएगा। अगर हम इसको देखें कि स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड को देखें तो दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन में ग्लैंड में क्या होता है कि हमारे पास एक होता है, हमारे पास एसिनाई होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास गोल सी एसिनाई होती है और एसिनाई के साथ हमारे पास एक वो होता है, ठीक है, जो डक्ट होती है, एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होगा कि सपोज हम देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड को देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो प्राइमरी सिक्रीशन और सेकेंडरी सिक्रीशन इसमें क्या होती है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। ये हम कर लेते हैं, ये एसिनाई है, ठीक है, ये सेल्स हैं हमारे पास। तो ये सेल हमारे पास एसिनाई के जो सेल्स होते हैं उसके ल्यूमन में सिक्रीट करेंगे, हमारे पास जो ल्यूमन में सिक्रीशंस करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ ब्लड वेसल्स हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को करेंगे। तो जो हमारे पास इनमें प्राइमरी सिक्रीशन होती है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ मैच कर रही होती है, ठीक है। यानी उनमें क्या होगा कि सोडियम और पोटाशियम और इनका कंटेंट तकरीबन सेम होगा।
अब आगे जाके इसने क्या करना है, डक्ट ने हमारे पास इसकी सिक्रीशंस यानी इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें चेंजिंग लानी होती है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट होती है। तो उसके बाद जो हमारे पास सिक्रीशन आएगी वो सेकेंडरी सिक्रीशन होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्रीशन विच लाई इन द एसिनार ल्यूमेन एंड विच इज़ आफ्टर द डक्ट, यानी डक्ट के बाद जो मॉडिफिकेशन के बाद आएगी वो हमारे पास सेकेंडरी सिक्रीशन होगी। तो क्या मॉडिफिकेशन आएगी, तो यहाँ एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट होते हैं। एल्डोस्टेरॉन यहाँ क्या करेगा, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा, और किस चीज़ की एक्सक्रीशन कराएगा, सिक्रीशन इसमें कराएगा, पोटाशियम प्लस बाइकार्बोनेट HCO3, यानी पोटाशियम और बाइकार्बोनेट को इस डक्ट में ज़्यादा भेजेगा और इसके बदले हमारे पास जो सोडियम है या क्लोरीन है और उसको वाटर फॉलो करेगा तो उसको कम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी सिक्रीशन जो आएगी, यानी कि हमने ये देख लिया कि सेकेंडरी जो सिक्रीशंस बनाने में भी एल्डोस्टेरॉन का रोल है, ठीक है। तो वो कहाँ रोल है, एक्सक्रीटरी डक्ट पे रोल है, यानी सलाइवरी डक्ट्स की जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ना, तो उस पर रोल है। तो ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड और एपिथेलियम हो गए। इसके अलावा अगर हम GIT के एपिथेलियम देखें तो GIT में भी हमारे पास जो हम डाइट में लेते हैं तो एल्डोस्टेरॉन ये चाहता है कि डाइट से ज़्यादा सोडियम हमारे पास किस में आए, ब्लड में आए, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सक्रीट यानी फीसिस में एक्सक्रीट कम से कम हो, एल्डोस्टेरॉन ये चाहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डोस्टेरॉन के फंक्शंस थे। होप यू गाइस एंजॉयड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं मैकेनिज़म्स और रेगुलेशन पे आते हैं।